जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स को, और कॉन्सेप्ट की चीज़ें तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अपना ये 20 डेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज ये मैथ का जो 20 डेज का सीरीज है उसका 10वां दिन है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 9 प्रीवियस ईयर पेपर सेट अच्छे से सॉल्व कर लिया है। इन सेट्स में हम लोग 20-20 क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और एग्ज़ाम के 2022 या 18 से लेकर के 23 के बीच में जो सारे ये पेपर्स हमने उठाए हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ का अपना 10वां दिन है। तो आ जाइए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आ जाइए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और देखिए क्या करना है, आपको एक पेज ले लेना है बस, जो कुछ भी थोड़ा अलग लगे ना, क्योंकि इतने हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें यही फार्मूला लगता है, तो जो लगे कि बहुत दिन से नहीं याद हो रहा है तो उसको नोट कर लो बस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है जब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में एक अंक को घटाते हैं तब हमें प्राप्त होता है। कह रहा है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द 4 डिजिट लीस्ट नंबर वी गेट। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 4 अंकों की न्यूनतम संख्या पता होनी चाहिए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, एक के लिख के 3 जीरो लगा दो। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से एक घटा दो, तो माइनस कर दीजिए 1, तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 999, 9999 आ गया। अब ये क्या है, ये देखिए तो 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या नहीं, 3 अंकों की अधिकतम संख्या यस, तो यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 अंकों की 4 अंक तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पेपर सॉल्व करने का यही फायदा है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई एक नहीं कि एक ही चैप्टर का रिपीट हो रहा है, अलग अलग कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि क्या बता रहे हैं कि 8 + 7 अ होल नंबर। ठीक है, 8 + 7 को जोड़ा गया तो एक होल नंबर मिला। फिर कह रहे हैं कि 8 और 7 को गुणा किया गया तो भी एक होल नंबर मिला। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या मिली, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहे 7 को 8 से भाग दिया गया तो इट इज नॉट अ होल नंबर, तो ये एक होल नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो अब कह रहे हैं विच प्रॉपर्टी ही या सी, मैडम हो या सर हो, एक्सप्लेनिंग दिस वे, इन सारे तरीकों का यूज करके जो टीचर है वो कौन सी प्रॉपर्टी को पढ़ाना चाह रहा है या कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं होल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं क्या होती है, हमारी नेचुरल नंबर होती है। ये हमारी है 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर हो गई। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं। वहीं अगर होल नंबर की बात करते हैं ना, तो इसी नेचुरल नंबर के पहले एक होल बना लो, 0। ठीक है ना, तो 0 भी इन्वॉल्व हो जाता है, 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक ये होल नंबर हो जाता है या पूर्ण संख्या हो जाती है। अच्छा एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। देखिए इसमें कह रहा है योज्य प्रतिलोम का गुण है, नहीं, योज्य प्रतिलोम क्या होता है मैंने आपको बताया था। जैसे ए है तो ए का योगात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स होता है इसका अपोजिट साइन वाला, ताकि आंसर में 0 आ जाए, तो -a इसका होता है एडिटिव इनवर्स। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताया था, जैसे 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका जस्ट अपोजिट 2/1 हो जाएगा, ताकि रिजल्ट क्या मिले, 1 मिले। एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट 0 मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ना तो ये योज्य प्रतिलोम जैसा कुछ दिखा रहा है टीचर, ना ही गुणात्मक प्रतिलोम दिखा रहा है। अब देखिए ये दिखा रहा है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, समवरक गुण। अब होता क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ, पूर्ण संख्या के साथ, मतलब a को b के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपको जैसे मान लो, अगर एक सेकंड रुक जाइए, मैं और अच्छे से डिटेल में बताता हूं आप लोगों को। देखिए जैसे मान लो एक पूर्ण संख्या a है और दूसरी पूर्ण संख्या b है, ठीक है ना, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, मतलब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो इनका जो सम होगा a + b, ये भी एक पूर्ण संख्या आएगी, होल नंबर आएगी।
तो ये बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समवरक नियम। तो यहाँ पे देखिए टीचर वही तो सिखा रहा है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है, 7 भी एक पूर्ण संख्या, जब इसने जोड़ दिया तो कह रहा है एक पूर्ण संख्या, मतलब एक होल नंबर आ रहा है, तो समवरक नियम बता रहा है। यही चीज मल्टीप्लाई में भी होता है कि ए और बी का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो भी ये क्या होगा, होल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के टीचर बच्चों को क्या सिखा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी सिखा रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समवरक नियम, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरा टारगेट यही होता है कि आप लोगों को इतने ही टाइम में, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और अच्छे से समझा सकूँ क्वेश्चंस को। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिससे n n+1 n+3, ठीक है ना, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n एक प्राकृत संख्या, ये बहुत बड़ी बात कही है, n एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब n आप क्या ले सकते हो, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट में से कुछ भी ले सकते हो। वो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या, ये देखिए आपको दे रखा है क्या, n n+1 n+3 ये दे रखा है ना, के रूप में लिखा जा सकता। इसको मिनिमम कब लिखा जा सकता है आप बताइए, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या। इसको पूरे को आपको कम से कम आंसर ले आना है, कैसे आएगा, कम से कम आंसर ले आने के लिए n की वैल्यू सबसे छोटी लेनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है ना। तो देखिए n यहाँ से शुरू है 1 से, सबसे छोटा क्या है 1 है, हमने n की वैल्यू 1 ले ली, 1 गुणा में 1+1 गुणा में 1+3 कितना हो गया, 3 1 4 और 1 1 2, तो 2 गुणा 3 1 4 4, तो 4 दूना 8 आ गया। तो न्यूनतम संख्या क्या आने वाला है, 8 आने वाला है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें, ठीक है ना, तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दें तो प्राप्त भिन्न इतना है, तो मूल भिन्न क्या है। अच्छा चलो हम मान लेते हैं कि मूल भिन्न आपके पास x/y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसी भिन्न को स्वयं से गुणा कर दीजिए, तो फिर से गुणा कर दीजिए x/y से ही, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। कह रहा है करते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को, तो ये गुणनफल कुछ प्राप्त हुआ, प्राप्त गुणनफल को उसी के व्युत्क्रम से भाग दीजिए। x/y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, तो इससे कर दो आप इसका भाग, तो y/x। तो क्या कह रहा है, भाग करते हैं तो प्राप्त भिन्न इतने के बराबर हो जाती है। तो ये किसके बराबर प्राप्त होती है, 18 सही 26/27, ये आपको भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो आपसे भिन्न पूछा है, x/y का मान पूछा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए हो जाएगा x/y गुणा x/y। अच्छा कोई चीज अगर भाग में है उसको आपको गुणा बनाना है तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके गुणा करते हैं। तो ये गुणे में क्या आ जाएगा, x जो है ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो x/y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, 27 में 18 का गुणा करके 26 जोड़ेंगे तो ये 512 आता है, 512 नीचे तो 27 ही रहेगा, ठीक है। इसको जरा देखिए 3 बार आपस में सेम संख्या सेम नंबर गुणा में होता है तो ये क्यूब बन जाता है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x³/y³ लिख सकते हो, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 512 बटा में 27 है। एक बार मैं इसको इधर लगा देता हूँ, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पे नजर दीजिए, यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है। अब आपको x/y चाहिए तो x/y की वैल्यू चाहिए, तो इधर लगा दीजिए क्यूब रूट 512 के साथ भी और 27 के साथ भी। तो 512 किसका क्यूब होता है, इतना तो याद रखना पड़ेगा, या तो आप लोग क्यूब रूट निकाल लीजिए। 512 क्यूब होता है 8 का और 27 तो 3 का होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो ये 3 का आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो x/y निकल के आया कितना आ गया, 8/3, 8/3 तो दिया नहीं, ये बन रहा है 8/3, इसको भाग दीजिए तो 2 सही 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 3 दूनी 6 2 8, यही बन रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको इधर ही रखो फोटो को, हाँ। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाइए, देखिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी मैथ्स की वजह से ही पेपर रुक रहा है या मैथ पढ़े बहुत दिन हो गया होगा, इसलिए मैं हर चीज़ को बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। आज ये इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि 2 सही 1/4
और 1 सही 2/3 के अंतर के 4/3। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पहले लिख लेता हूं। कह रहा है यदि 2 सही 1/4, तो 2 सही 1/4 कितना हो गया, 4 दूनी 8 1 9, तो 9/4 और 1 सही 2/3 का अंतर, तो अंतर करना है तो माइनस कर दीजिए, 3 एकम 3 2 5, 5/3 ये अंतर हो गया। ठीक है, अंतर के 4/3, 4/3 मतलब किसी का इतने गुना या इतना बटा कहना, इसी में इतने का गुणा कर दीजिए, इसका 4/3 यहां लगा दिया हमने, को इतने के अंतर के 1/2 में जोड़ा जाए। अब इसको जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ रहा है, इसके और इसके अंतर के 1/2 के साथ। तो इसका और इसका अंतर पहले लिख लेते हैं, कितना होगा, 3 दूनी 6 1 7, 7/3 और माइनस अंतर करो, ये 7 ही है ना नीचे, हाँ 7 एकम 7 2 9, तो 9/7, इसका क्या 1/2, 1/2 ये पूछ रहा था आपसे, बात समझ गए। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर बता देना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इसका देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं तो एलसीएम इसका 12 आ गया। ऊपर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 9 त्रिक 27 और माइनस 3 चौक 5 चौक 20, ये बन गया। इंटू में 4/3 रहा। ठीक है, प्लस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 एलसीएम आ जाएगा, 3 सते 21 तो 7 सते 49 ये हो गया। ठीक है, ब्रैकेट लगा के चलो, माइनस 7 तिहाई 21 तो 9 त्रिक 27 हो गया। ठीक है, इंटू में 1/2 हो गया। अब इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये फोटो को इधर ही लगाओ भैया, यहीं रहो आप। ठीक है ना, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया, 27 में से 20 गया तो 7/12 गुणे में 4/3 इसका है ही। ठीक है, प्लस 49 में से 27 गया, कितना जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2, 22/21 हो गया। गुणे में 1/2 चल ही रहा था। अब इनको कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा। 4 से काटा ये 3 बार में, और ये 2 से काटा ये 11 बार में। ठीक है, तो ये कितना आ जाए, ऊपर आ गया 7/3 त्रिक के 9, नीचे 9 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/21। ठीक है ना, इतना आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, बताइए क्या आएगा, 11 और 21 सॉरी 9 और 21 का एलसीएम। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, हाँ देखिए 9 और 21 का एलसीएम कितना होता है, ये आएगा आपका 63 एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना हम सिखा रखे हैं आप लोगों को, इसका एलसीएम 63 आएगा। अब देखिए 9 सते 63 तो 7 सते 49 हो गया। ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा, 21 तियाँ 63 तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बराबर किसके आ जाएगा, 9 3 12 का 2 कैरी लगा 1, 4 3 7 1 8, 82/63 कहीं दिया है 82/63, ये रहा बी ऑप्शन पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर हो गई तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाइए, आप यहाँ पे हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, यहाँ अच्छा ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी लंब वृत्तीय बेलन, सिलेंडर का क्वेश्चन है, का वक्र पृष्ठ, सबसे पहले तो बताओ सीएस से क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, 2πRh, ये सिलेंडर के लिए बात चल रही है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो ये हो गया। और टीएस से क्या होता है, टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, 2πr r + h ये होता है। तो आपको कह रहा है कि सी एस से जो है टी एस से का 1/3 है, तो सी एस से बराबर तो 2πRh बराबर हो जाएगा 2πr r + h का 1/3 मतलब /3 कर दीजिए। ठीक है ना, ये 1/3 हो गया। अब कह रहा है आपसे आधार इतना दे रखा है, बेलन का आयतन पूछा है ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है ना, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होती, क्या क्या नीड है, r चाहिए और h चाहिए। तो r तो दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर, h हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए मैं सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे उस पर फोकस कीजिए। 2πr
2 पाई आर, ये देखिए कट गया, आर भी कट गया, पाई भी कट गया, ये सब कट गया, इधर बचा है केवल एच। तो एच बराबर आपका आ जाएगा कितना, आर प्लस एच बाई 3। ठीक है, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3h बराबर आर प्लस एच, इधर भी h है, इधर 3h है, इस h को इधर ले आके माइनस कर दो तो ये इधर आ गया आपका 2h बराबर r केवल बचा। तो r की वैल्यू दे ही रखा है, कितना दे रखा है 8, तो यहां रख दीजिए 8। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा 8 बटा में 2, 2 से काट दीजिए 4, तो h निकल के आ गया 4। अब जो पूछ रहा है वो आप बता दीजिए, वो आपसे पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम पूछ रहा है। रुको थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं मैं। हाँ, ये इसकी वैल्यू हमसे निकलवा रहा है, आंसर पाई में दिया है तो पाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पाई रहने दो। आर की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8 इंटू एच की वैल्यू कितना है 4, ये आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया 8 अट्ठे 64, 64 चौका कितना हो जाएगा, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 256 पाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। देखिए इन फार्मूलों को तो जरूर याद रख के जाइए, मैंने फार्मूला माइंड मैप के नाम से एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले उसमें है, उतने ही याद करके जाओगे तब भी आपके 20 के 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसमें क्या कह रहा है कि 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ, जो रनिंग ट्रैक होता है, कि आंतरिक परिधि मतलब सरकमफ्रेंस दे रखा है 440 मीटर है, तब बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, तो आउटर रेडियस पूछा है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ अ 7 सेंटीमीटर वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक इज 440 मीटर, देन द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज। तो देखिए क्या है, एक रनिंग ट्रैक है, मान लो ये हमने बना दिया रनिंग ट्रैक, तो एक रास्ता ये हो गया, इसके चारों तरफ रास्ता है, ये ठीक है ना, यही तो होता है रनिंग ट्रैक, ये वाला, ये जो चारों तरफ रास्ता बचता है इसी को बोला जाता है रनिंग ट्रैक। ठीक है, देख लीजिए इधर से दौड़ेंगे। अब उन्होंने रनिंग ट्रैक की जो चौड़ाई दे रखी है, रनिंग ट्रैक जो है 7 मीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई आपको दे रखा है कितना 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ा है, और जो अंदर मान लेते हैं इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर मान लेते हैं, और बाहर वाली रेडियस मान लेते हैं, अंदर से लेके बाहर तक पूरा कंप्लीट इसको मान लेते हैं कैपिटल आर होगी। तो आप मुझे बताइए कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी रास्ते की वो हो जाएगी छोटे वाले आर और प्लस 7 करने पे। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, कुल मिला के हमें छोटा आर कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें उसने दे क्या रखा है, एक मिनट में ब्लैक पेन से दिखाता हूं, उसने हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है, परिधि दे रखा है, एक सेकंड बस पेन सेलेक्ट कर ले। हाँ, ये दे रखा है अंदर वाले की, ये मैं ब्लैक जो बना रहा हूं ना, अंदर वाला जो रास्ता है इसकी लेंथ दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब होता है अंदर के रास्ते का लेंथ पूरी, सरकमफ्रेंस भी इसी का वर्ड है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए किसी भी वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर आर त्रिज्या है तो ये होता है 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर की वैल्यू उसने दे रखी है कितना 440, कहाँ गया ये रहा 440, यहां रख दीजिए 440, ये मीटर दे रखा है। अब यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लोगे, स्मॉल आर कैलकुलेट कर लीजिए। तो बताइए, तो 2 से इसको काटा तो कितनी बार में गया, 2 2 और 0, तो 220 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7 आर बराबर 220। अब यहां से देखिए और कुछ कट रहा है, 22 से सीधा ये कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में तो आर कितना आ जाएगा आपका, ये नीचे 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 आ गया। ठीक है ना, आर की वैल्यू 70 आ गई आपके सामने, स्मॉल आर की वैल्यू 70 आ गई। उसने बाहरी वाले वृत्त की परिधि रेडियस पूछा है, कैपिटल आर पूछा है, तो यहां रख दीजिए बस। अब तो कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर कितना आया है 70 और प्लस 7, तो आ गया ये आंसर 77, तो 77 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मुझे बिल्कुल जीरो से समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये मात्र 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने मैथ्स
काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है उनको भी चीज़ें अच्छे से समझा सकूं। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। किसी लंब वृत्तीय बेलन, ये भी सिलेंडर का क्वेश्चन है, कि वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब CSA की बात कर रहा है, CSA, तो CSA क्या होता है 2 पाई RH, इसकी वैल्यू दे, वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल। देखिए अगर ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल R रेडियस के लिए क्या होता है, जो वृत्त का एरिया होता है वही आधार का एरिया होता है। दो वृत्त नीचे, एक नीचे होता है एक ऊपर वृत्त होता है, तो इसकी जो एरिया होती है पाई R स्क्वायर होती है। CSA का मतलब होता है जो, जैसे देखिए ये पेन है ना, इसके चारों तरफ जो एरिया होती है इसे CSA कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो CSA प्लस ऊपर वाले की एरिया पाई R स्क्वायर और नीचे वाला पाई R स्क्वायर, दोनों और जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ CSA 2 पाई RS दे रखा है और एक ये दे रखा है कर्व सरफेस एरिया बेस का, बेस की एरिया पाई R स्क्वायर। इसने इनका कुछ नाम दिया है, क्रमशः A और B है। इसको बोला कि ये A है, इसको बोला कि तू B है भाई, ठीक है ना, ये इन्होंने बोल रखा है। अब क्या कह रहे हैं, सेंटीमीटर है, इसे इसी बेलन का, इस बेलन की ऊंचाई बता दो हमसे। H पूछा है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो चलिए करते हैं। देखिए H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना हमें, तो इस इक्वेशन में केवल H को बचा के लेफ्ट में रखो, बाकी सब कुछ राइट भेज दो, 2 पाई R इधर भेज दो अपान 2 पाई R, तो H हमें यहाँ से मिल सकता है। अब हमें चाहिए क्या, आंसर किस में दे रखा है, आंसर B के फॉर्म में दे रखा है और R नहीं है, ठीक है ना। तो B के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है A और R के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में R नहीं दिख रहा है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए B के फॉर्म में, इस वाले से नीचे जो दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ से R की वैल्यू निकालिए, तो R आपका R स्क्वायर आ जाएगा, B बटा पाई आ जाएगा, ठीक है। जब R स्क्वायर, एक सेकंड नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए ध्यान से देखते जाइए, R स्क्वायर B बटा पाई आ गया, तो R आपका कितना आ जाएगा, B बटा अंडर रूट B अपान अंडर रूट पाई, ये आ गया R की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इस वाले में H जहाँ निकालना है, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा A बटा 2 पाई, और R की जगह क्या लिख दे, रूट B अपान रूट पाई, ठीक है ना। अब एक चीज आप देखो, ये पाई है ना, ये रूट पाई से कट जाता है, क्योंकि पाई अपने आप में होता है रूट पाई इंटू रूट पाई, ये होता है। तो ये 2 रूट पाई है, नीचे 1 रूट पाई है, ठीक है, तो इससे 1 कट जाएगा, तो यहाँ से जब काटोगे तो ये रूट पाई टाइम जाता है, रूट पाई टाइम जाता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा A बटा 2, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, रूट में पाई और रूट में B, तो रूट में पाई और B, ये आ जाएगा। देखिए कहीं आंसर दे रखा है A बटा 2 पाई B, रूट में A बटा 2 अंडर रूट पाई B, C ऑप्शन पे दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपद है, ट्राइनोमियल है। तो देखिए ट्राइनोमियल क्या होता है, टर्म देखते हैं हम लोग किसी भी इक्वेशन में, प्लस के पहले कितना कुछ लिखा हो, प्लस के बाद कुछ लिखा हो, फिर प्लस या माइनस के बाद कुछ लिखा हो, तो ये जो पद होता है, टर्म होता है, ये इन्हीं की नंबरिंग के से डिसाइड होता है। एक पद वाले को मोनोमियल बोलते हैं, केवल अगर एक पद है तो मोनोमियल, 2 पद की इक्वेशन है तो बाइनोमियल, 3 पद की इक्वेशन है तो ट्राइनोमियल, ठीक है ना, इस तरह से चलता है। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए कहाँ पे 3 पद है, इसमें 2 पद केवल है, प्लस के बाद 1, प्लस के पहले 1, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 ही पद है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 पद है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो 4-5 पद दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान था, हम लोगों ने कर लिया इसको भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, ठीक है भैया। कह रहा है यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दिया जाए तथा हर में 3 की कमी कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या 4/3 है, तब वह परिमेय संख्या बता दीजिए। पहली लाइन से देखते, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, तो माना इसका जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो क्या है, x मान लेते हैं, तो तब ये परिमेय क्या बनेगा, हर इसका अंश से 7 अधिक है। अंश अगर 7 है तो हर हो जाएगा x में 7 और जोड़ दो, ये बन गया। यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। कह रहा है यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दें, जोड़ दो भैया 20, यहाँ 20 की वृद्धि कर दिया अंश में, मतलब न्यूमरेटर में,
कर दी जाए तथा हर में 3 की कमी कर दी जाए तो -3 कर दीजिए, तो प्राप्त संख्या 4/3 हो जाती है। तो ये बराबर हो जाता है 4/3 के। तब हमसे परिमेय संख्या पूछा है, निकाल देते हैं x निकालने के बाद। बताइए क्या आएगा, सॉल्व कीजिए आप लोग भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर तो आ जाएगा आपका x + 20, ठीक है, नीचे आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, तो x + 4 बराबर 4/3। अब हम करेंगे इनका तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ, कितना आ जाएगा 3x + 20 × 60 बराबर 4x + 4 चौक के 16। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब क्या करेंगे, x निकाल लीजिए, 3x को इधर भेजोगे 4 में से तो माइनस हो जाएगा, तो केवल x बचेगा। 60 में से 16 माइनस करोगे तो 60 में से 10 गया 50, 50 में से 6 गया 54, 54 आ गया। ये क्या आपका 54 है कहीं ऑप्शन में, सही कैलकुलेट किया। 60 में से 16 माइनस करना है ना, 7 में से 3 गया 4, 4 चौक के 16, तो 16 चला गया 60 में से, 10 गया 50, और 50 में से 6 चला गया 54। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, और जो अब हमारा जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, x मतलब 54 बटा इसमें जोड़ देंगे कितना, और 7 अधिक था हर, तो 7 में 54 जोड़ो, 54 में 7 जोड़ोगे तो 54 से तो कोई ऊपर इक्वेशन ही नहीं दिख रही है, कुछ गलत हुआ है क्या। एक सेकंड, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आप लोग एक सेकंड बस धैर्य बना के रखिए। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, अंश मान लिया हमने x, 7 अधिक x + 7, अंश में 20 की वृद्धि, इसमें 3 की कमी की जाए तो प्राप्त संख्या 4/3 हो जाती है। ठीक है, तो 3 से इसको 3x, और ये हो जाएगा 20 × 60 बराबर 4x + 7 में से 3 गया 4 चौक के 16। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस किया, x बराबर आ जाएगा 60 में से 16, 60 में से 16 सही माइनस कर रहा हूँ ना मैं, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, 44 आएगा। सॉरी फॉर दैट, वो दिमाग में कुछ और भी सोच रहा था साथ ही साथ, यहाँ पे ये 54 ना आकर के 44 आएगा आपका। रुक जाइए, ये 44 आएगा, पेन कहाँ चली गई इसकी, हाँ यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ये 44 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 44, तो हर कितना आ गया, इससे 7 ज़्यादा, 44 में 7 और ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी मेरी मिस्टेक थी, कोई बात नहीं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी वस्तु को 3290 में बेचने पर 6% की हानि प्राप्त होती है। ठीक है, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछ रखा है हमसे, क्रय मूल्य पूछ रखा है। तो देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये बात याद रखोगे, 100% क्रय मूल्य होता है। उसने उसने सेलिंग प्राइस क्या किया, जो बेचा है 6% की हानि पे बेचा, कितने में बेचा है उसने बेचा है 3290 रुपया में, 3290 रुपये में बेचा है। तो क्या हुआ है, उसको 6% की हानि हुई है। 100 में से 6% हटा करके उसने बेचा है, तो बेचा कितने में, तो ये जो अमाउंट है ये अपने आप में 90 में आएगा ना, सॉरी यहाँ 8 क्यों लिख रहा हूँ, बताइए। 100 में से माइनस कीजिए जरा, 100 में से 6 चला गया तो 94% की वैल्यू इतनी दे रखी है। ठीक है, 94%, यहाँ लिख देता हूँ, 94% की वैल्यू आपको दे रखी है 3290, और आपसे पूछ किसका रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बताइए ये 94 का कितना गुना है, ये 35 गुना है 94 का, और तो ये भी इसका 35 गुना कर दीजिए, 35 गुना इसका आ जाएगा 3500 रुपया। अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि सर 35 गुना डायरेक्ट कैसे पकड़ लिया आपने। पहले तो ये देखिए 9 से 30 बार में लगभग 3000 जाता है, लेकिन 3000 से ऊपर हमें लेके आना है। 90 जो है, 90 अगर मान के चल रहे हैं ओवरऑल तो 3000 जाता है, तो 3000 से ऊपर हमें लेके आना है ना। तो 90 के बगल में इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 3 में 3 के आगे क्या संख्या रखे, 1 रखेंगे, तो यूनिट प्लेस पे 4 एकम 4 आएगा, नहीं हमें 0 चाहिए।
और यूनिट प्लेस पे 0 तब आता है जब गुणा में 2 आए या 5 आए। तो मैंने 5 सोच लिया तो सीधा 35 गुना इसका मुझे दिख रहा था, तो इसलिए मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, मैं ये सारे ट्रिक्स और बहुत शॉर्ट वे अपने पास हैं, वो सारी चीज़ें आफ्टर सीटेड पेपर में ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देखते ही कर पाओगे फिर। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन को इसको करने के बाद आप लोग कहोगे कि हाँ ऐसे इसको करना चाहिए था। इसमें कह रहा है यदि व्यंजकों -3x³ y² प्लस 2x², ये स्क्वायर है, 2x² y³ और -5y⁴ माइनस 3x² y³ के योग को इतने में से घटाया जाता है तो परिणाम में y⁴ का गुणांक बताइए। और बड़ा कर देता हूं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। लीजिए, दिख गया क्वेश्चन, पढ़िए। अब देखिए, इसमें से यदि व्यंजक को इतना को योग किया, इसमें इसको इसके साथ जोड़ना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इस पूरे में से माइनस करना है। ठीक है ना, उसको क्या करना है, इस पूरे में से माइनस कर लेना है। एक मिनट रब कर दो इसको, हाँ इस पूरे में से माइनस करना है। फिर हमें बताना है y⁴ का गुणांक क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोग इसको जोड़ के फिर इसको घटाने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बताता हूं इसको कैसे करोगे। आप बस फोकस करो कहां से आपको y⁴ मिल सकता है, क्योंकि इसी का कोफिशिएंट पूछा है। तो देखिए इसमें कहीं पे भी y⁴ नहीं दिख रहा है इस वाले में, तो केवल यहां माइनस ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको -5y⁴ मिल गया, इन दोनों का योग का रिजल्ट मान लो ये। ठीक है, इतना मिल गया। अब इसमें देखिए कहाँ है y⁴, केवल एक जगह दे रखा है। अब इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कीजिए, तो देखिए y⁴, ये जहाँ पेन चला रहा हूँ, इसको माइनस करना है। क्या माइनस कीजिए, -5y⁴। तो जब 2 बार माइनस माइनस हो जाता है तो ये चेंज हो जाता है साइन, ये प्लस में आ जाता है। तो 5y⁴ और 1y⁴ मिल करके 6y⁴ हो गया ना। तो आपसे y⁴ का कोफिशिएंट पूछा है, तो y⁴ के पहले क्या है, 6 है, तो यही 6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है, जब भी गुणनखंड पूछा जाए, सॉरी कोफिशिएंट पूछा जाए, गुणक पूछा जाए, तो ऐसे ही करना, पूरा जोड़ घटाव करने होगे तो खुद ही पछताओगे, बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। इसलिए मैं वही मेथड बता रहा हूँ जो आप लोगों को आसानी से हो सके। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे, 15x² - 2x - 15/25 x + 3x² - 25 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ आ गया 15, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो ये आपका x² - 5x + 3x, तब जाकर के -2x बनाएगा, और -15। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन करना है। इंग्लिश में इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, माध्य स्थापन कुछ कहते हैं। ठीक है, वो कर लीजिएगा। डिवाइड बाई 25 ये रहा, और x + 3, और ये देखिए अपने आप में क्या है, a² - b² का रूप है। 25 को आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो इसको लिख दीजिए सीधा सीधा x + 5 और x - 5 ये रख दीजिए। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये तो पहले यहाँ काट दो जरा, ये 5 × 15 और 5 × 5 = 25, तो ये आ गया 3/5 और या पूरी लाइन खींचो। ये कितना बचेगा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम, कितना कॉमन आएगा, एक सेकंड, इन दोनों में से कॉमन आ गया आपका x कॉमन हो गया, x कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x - 5 बचा, अब प्लस इधर x कॉमन ले लिया, सॉरी 3x कॉमन ले लिया, सॉरी 3 केवल कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, 3 को कॉमन ले लो जरा, रुक जाओ भैया, यहाँ +3 कॉमन ले लिया आपने, बच गया x - 5। ठीक है, नीचे क्या बचा है, x + 3, x + 5 और एक बचा है x - 5। ठीक है, जो जो कट रहा है काट दो, x - 5। अच्छा अभी ऊपर और कॉमन होगा, रुक जाओ और थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ, बड़ा बड़ा नहीं तो आप लोग गलत कर दोगे। यहाँ बचा है आपका 3x, एक ब्रैकेट में x - 5 पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी देखिए x - 5, यहाँ पे भी x - 5 था, पूरा कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, x तो था ही, x हटाओ अभी। ठीक है, ये आपका बच गया, अगले ब्रैकेट में x + 3 बच गया। ठीक है, ये बच गया,
नीचे क्या बचा है 5 x प्लस 3 और x प्लस 5 x माइनस 5, इतनी चीज़ें हैं। अब ऊपर नीचे जो जो कट रहा है उसको काटो, x माइनस 5 वाला ब्रैकेट x माइनस 5 वाले से, x प्लस 3 वाला x प्लस 3 वाले से, आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5, केवल x प्लस 5 बचा है तो x प्लस 5 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए कहाँ दे रखा है 3/5 x प्लस 5, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये रहा। ओके, आ जाइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन त्रिक है कौन से। तो एक तो देखो दो तरीके होते हैं उसके, एक तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखते हैं, 3 4 5 का होता है और उसका होता है 12 15 12 35 37 का होता है। तो देखिए एक ट्रिपलेट तो यही हो गया, लेकिन आप लोग कैसे पहचानोगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पाइथागोरियन त्रिक है जिसका एक सदस्य 12 है, एक सदस्य उसने 12 दे रखा है। देखिए ये होता है, अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब होता है एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ जाए, एक यहाँ आ जाए। तो इन तीनों में रिलेशन जो होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए एक ये रिलेशन याद रखो, 2m², ठीक है, प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है, इसमें जो बड़ा है ये हाइपोटेनियस होता है, इसमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर होते हैं इन दोनों में से। तो आपको एक दे रखा है तो जो इसको सेटिस्फाई करे उससे आंसर हो जाएगा। ये पहली संख्या हो गई, ये मान लो यहाँ पे रहा होगा बेस पे 2m, तो अगर इसका परपेंडिकुलर है m² माइनस 1 अगर है तो इसका जो हाइपोटेनियस ये आएगा हमेशा आएगा m² प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस क्या करता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो तो कर दिया, बराबर होगा बेस के स्क्वायर का प्लस हाइट के स्क्वायर का, तो ये दोनों का सम के बराबर रख दिया, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पाइथागोरियन त्रिक जिसका एक सदस्य 12 है, हमने मान लिया 2m जो है 12 के बराबर है, तो 2m एक सदस्य ये 12 है, ठीक है। जब ये 12 है तो इसमें से बताओ m कितना आ गया, 6 आ गया, 2 से भाग दे के m 6 हो गया ना। तो अब आप बताओ सबसे बड़ी नंबर कौन सा आएगा, m की जगह 6 रख के देखो, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा, 36 प्लस 1 37 आ गया। तो सबसे बड़ा 37 आ गया, तो देखिए 12 सबसे छोटा, सबसे बड़ा 37, यही आंसर हो गया। बीच वाला भी चेक करना है तो यहाँ 6 रख के देख लीजिए, 36, अरे कुछ भी लिख रहा हूँ, 36 माइनस 1 ये आ गया 35, तो देखिए बीच वाला भी मिल गया। तो या तो ये फार्मूला याद रख लो, या तो फिर ऐसे 4 5 कॉमन ट्रिपलेट होते हैं 8 10, उन्हें याद रख लो, ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक यूलर फार्मूले पे बेस एक और क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना। देखिए फैन बंद करके पढ़ाते हैं ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कह रहा है 8 फलकों और 12 शीर्षों वाली किसी बहुफलकीय किनारे कितने हैं होते हैं, ये पूछ रहा है। एक फलक, बहुफलक में क्या होता है, एक फलक होता है, वर्टेक्स होता है और ई मतलब एज होता है, किनारा होता है। फलक इसने दे रखा है 8 और शीर्ष दे रखा है 12, और ये आपसे पूछ रहा है इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, फलक प्लस वर्टेक्स बराबर एज प्लस 2, ये रिलेशन याद रखना, इसी को बोला जाता है यूलर्स फार्मूला, ठीक है। तो एफ की जगह रखो 8 प्लस वी की जगह रखो 12 बराबर ई की जगह ई ही पूछा है प्लस 2, तो 12 8 20 और 20 में से इधर ये देखो 20 आ गया बराबर ई प्लस 2, तो 2 को इधर ले जाके माइनस कर दो तो 18 आ गया एज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना आ गया ए की वैल्यू 18, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। कोई कंपटीशन का तो है नहीं, इसमें तो सबको क्वालिफाई ही होना है। और देखिए जो लोगों ने नहीं तैयारी की है अभी डिटेल में, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैथ के और साइंस वाले में ये जो केवल 20 दिन का हमने 20 डेज के सीरीज स्टार्ट किया, ये देख लीजिए, और जो मैं मैराथन लेते आ रहा हूँ लेके आ रहा हूँ उसको देख लीजिए, इतने में आपका हो जाएगा 60 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, मैथ और साइंस का। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समलंब, समलंब मतलब ट्रेपीजियम की बात कर रहा है। ट्रेपीजियम देखिए ऐसे बनता है,
समलंब की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थिति में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। कह रहा है केवल समद्विबाहु करना है, मतलब इनमें से कोई दो भुजा बराबर करनी है, ठीक है ना, समलंब। कह रहा है केवल दो आसन्न भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। पैरेलल साइड कभी भी बराबर नहीं होता ट्रेपीजियम में, याद रखना, नेवर इक्वल पैरेलल साइड। ये जो दोनों पैरेलल है ए और बी, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर समद्विबाहु बनाना है तो आपको इन्हीं को बराबर करना पड़ेगा, बची हुई जो नॉन पैरेलल है ये नहीं हो सकती। ये कह रहा है केवल दो आसन्न भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। नहीं भैया, आसन्न भुजाएं इसको बराबर लंबाई करोगे समद्विबाहु हो ही नहीं सकता। तब इसने समद्विबाहु की बात की है तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है केवल समानांतर भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अभी बताया समानांतर भुजाएं कभी बराबर लंबाई की हो ही नहीं सकती ट्रेपीजियम में, तो ये भी गलत कट गया, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है केवल असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हो सकती हैं। हाँ, अगर आपको समद्विबाहु संबंध दिखाना है तो असमांतर जो है वही जो है बराबर हो सकती हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी कुछ नए नए क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देख के जाओ, सॉल्व करके जाओ। कह रहा है 3 सही 1/2 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताओ। कह रहा है नंबर ऑफ डिग्री इन 3 एंड 1/2 ऑफ अ राइट एंगल। तो 3 सही 1/2 किसका, 90 डिग्री का। राइट एंगल तो 90 डिग्री होता ना, तो 2 3 6 1 7, 7/2 किस क्या 90 का। तो 90 का 7/2 कितना होता है, इसको काट दीजिए, ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 5 35, इसको गुणा कीजिए, 7 गुणा में 45 कितना होता है, 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 चौक 28, 3 28 2 30 3 31 आ गया, 315। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के कोणों में अनुपात 1 2 3 4 है। चतुर्भुज बना लो पहले, ये बन गया। कोण 1 है तो ये 2 भाग है, ये 3 भाग है, ये 4 भाग है, ये अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है ना, अनुपात है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। वो होता है आपके सामने 360 का, ठीक है। लेकिन अनुपातिक यूनिट वाइज इनका योग करे कितना आएगा, 1 + 4 + 3 + 2, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 यूनिट आ गया। 10 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 0 से 0 कटा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 36 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। उसने सबसे बड़ा वाला कोण पूछा है, सबसे बड़ा वाला क्या कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना 36, तो कितना आ जाएगा, 4 6 24 के 4, लास्ट में 4 देख के आंसर कर दीजिए, सी ऑप्शन। 4 कैरी लगा 2 4 3 12 2 14, देख लीजिए आ गया ना, 144 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और देखिए बच्चों वाला मत कीजिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसको x मानेंगे, x + 2x + 3x + 4x बराबर फिर 360, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अरे डायरेक्ट करो ना, यूनिट वाइज, इनको यूनिट मान के चलो, जोड़ करके 4 की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया, ठीक है ना। आप लोग टीचर बनने वाले हो, बच्चों वाला थोड़ी सोल्यूशन करोगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं। कह रहा है यदि 10 संख्याओं का माध्य 96 है, 10 नंबर है जिसका माध्य दे रखा है 96। अच्छा माध्य निकलता कैसे है, माध्य या मीन होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल, जितने नंबर है डिवाइडेड बाई नंबर, ठीक है ना। इसने दे रखा है 10 संख्याओं का माध्य 96 दे रखा है, तो मतलब 10 ऊपर, हाँ 10 संख्याओं का माध्य 96 है तथा इनमें से एक संख्या 150 है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य आपको बताना है। तो 10 संख्याओं का माध्य है तो यही होगा ना, 10 संख्याओं का टोटल का सम, 10 संख्या का योग ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, पेन मोटी चल रही है लग रहा है, नीचे आ जाएगा 10 से भाग दे दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 96 है, ठीक है ना। अब लेकिन आपसे माध्य किसका पूछा है, उसने 9 संख्याओं का माध्य पूछा है, तो ऊपर क्या होगा, सम ऑफ टोटल 9 नंबर, 9 नंबर्स का सम ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 से भाग दोगे, ठीक है ना। तो बराबर यही आपसे इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहां से आप बताओ जरा, सम ऑफ 10 नंबर कितना आएगा, सम ऑफ 10, 10 अंक जो है 1 2 3 4 ऐसे 10 सीरीज है,
10 अंकों का योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 और ये 10 इधर गुणा हो जाएगा, 9600 आ गया। 10 अंकों का योग 9600 है, हमें चाहिए 9 अंकों का सम। एक अंक उसने 150 दे रखा है, अगर टोटल सम में से 150 मैं माइनस कर दूं तो सम ऑफ 9 डिजिट का आ जाएगा ना, 9 अंकों का योग आ जाएगा। तो देखिए 9 शब्दों का या अक्षरों का या डेटा का योग, 9 का योग जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 996 में से माइनस कर दो 150, ठीक है, कितना आ जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 1 गया 8, तो 810 आ जाएगा। अब 810 को 9 से भाग दे दीजिए, वही आ जाएगा इसका क्या, मीन। तो मीन जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 810 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 9 81, 90 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ दे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। मीन आप लोगों को शायद पता होगा, सम ऑफ टोटल बटे नंबरों से डिवाइड किया जाता है। अगर चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो मैं बहुत जल्द ही बिल्कुल डिटेल में जब मैथ पढ़ाऊंगा तो करा दूंगा, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, और आप लोगों के एग्जाम पास हैं। अब देखिए ये कह रहा है यदि एक पासे को, मतलब लूडो की गोटी जो होता है, डाइस बोलते हैं जिसको, डाई को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त, देखिए बहुत पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ दिल्ली में, और हम फैन बंद करके पढ़ा रहे हैं ताकि आवाज़ अच्छे से जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए एक जब भी डाइस आप थ्रो करते हो तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई आएगा। तो प्रायिकता जो होता है इसमें नीचे टोटल आता है, टोटल कितना आ सकता है, इसी में से 6 में से तो 6 टोटल है, और पॉसिबिलिटी ऊपर रखते हैं। कह रहा है अभाज्य, इन 6 में अभाज्य कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 1 2 3, टोटल 3 अभाज्य है तो 3 से भाग दे दो। ये काटिए जरा, 1/2 आ गया आपका प्रोबेबिलिटी अभाज्य संख्या के आने की। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं इस सीरीज को इसी तरह से कंटिन्यू रखूंगा टिल द एग्जाम, और आफ्टर एग्जाम, सीटेट के एग्जाम के बाद आप लोगों को पता है कि मैं मैथ की बिल्कुल डिटेल में टीचिंग एग्जाम, सारे टीचिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल कोर्स ले आने वाला हूं, और मैं इसी तरीके से डेली पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।